अमीर बहू के गरीब ससुराल वाले। स्नेहा शहर के बड़े बिजनेसमैन रूप रावल की इकलौती बेटी थी। स्नेहा जब बेहद छोटी थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। ऐसे में रूप ने अपनी बेटी को तमाम ऐशो आराम में पाल पोस कर बड़ा किया, मगर वक्त के साथ स्नेहा की मांग जिद का मोड़ ले लेती है। पिता के पैसों को वह पब और पार्टी करने में पानी के जैसे बहाती, जिससे परेशान होकर उसके पिता कहते हैं, स्नेहा बस करो, हर दिन के साथ तुम्हारी बदतमीजियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। मैंने तुम्हें ये आजादी इसलिए नहीं दी कि तुम अपने पिता के पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल करो। इट्स नॉट अ बिग डील डैड, मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ, तो फिर अठन्नी चवन्नी के पीछे सर क्यों खपाऊं? वैसे भी मुझे देरी हो रही है, मुझे कॉकटेल पार्टी के लिए जाना है। ये सुनकर रूप रावल झुंझलाहट के साथ गुस्से से गरजते हुए कहता है, खबरदार जो इस घर से बाहर जाने की जुर्रत की, अब इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी। मैंने तुम्हारी शादी मेरे बचपन के दोस्त गजोधर के बेटे माधव से तय कर दी है। उसी सप्ताह तुम्हारी शादी है। अगर तुमने कोई भी उलूल जुलूल कोशिश की तो इस घर में बारात की बजाय मेरी मौत का मातम होगा। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि रूप रावल अपने वादे का कितना पक्का है। अपने पिता के इस फैसले के आगे स्नेहा की सोच रुक जाती है और सप्ताह भर के भीतर उसकी शादी एक गरीब जॉइंट फैमिली में हो जाती है और स्नेहा अपने पति के साथ शहर से सहारनपुर गांव आ जाती है। राह चलते हुए शहरी बहू के सैंडल गांव के कच्चे सड़कों में गड़ने लगते हैं। ईयू, इस गांव की सरकार सो रही है क्या? कितनी कच्ची सड़क है, ये मेरे सैंडल का बर्डन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। स्नेहा की बात सुनकर रज्जो औरतों के झुंड में फुसफुसाते हुए बोलती है, राम राम, लगता है ये बेशरम माधव की मेहरिया है। लुगाई के तन पर ऐसे अधनंगे लत्ते शोभते हैं क्या? ची 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 ची। ये सुनकर स्नेहा गुस्से से तमतमाकर उन्हें बोर्डम बुलाकर आगे बढ़ जाती है, जहां माधव के कदम एक पुराने घर के आगे रुक जाते हैं, जहां कई जन खड़े थे। उनके बीच खड़ी गंगा कहती है, स्वागत है बहू, ये है तेरा नया परिवार। ये तेरी जेठानी सीता और ये तेरा देवर रवि और ये तेरी ननद निम्मी, ये तेरे ससुर और मैं तेरी सास। ये है हमारा घर परिवार। हाँ, सासू मॉम इसे घर की बजाय जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? गांव की आधी से ज्यादा आबादी तो मेरे सो कॉल्ड ससुराल में ही समाई है। पता नहीं इतने बिच्चम बिच्चे घर में इतने जन रहते कैसे हैं? एनीवे, मैं थक गई हूँ, मेरा कमरा कहाँ है? आइए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। अमीर बहू की फटकार से सभी के चेहरे फीके पड़ चुके थे। तभी गंगा बात बदलते हुए बोलती है, अरे तुम सभी के चेहरे पर 12 क्यों बज गए हैं? शादी ब्याह के भाग दौड़ में मन चिड़चिड़ा हो जाता है। बहू की बात का बुरा ना मानो। कुछ देर बाद माधव कमरे में आता है, जहाँ स्नेहा शॉर्ट गाउन पहने गुस्से में बड़बड़ा रही थी। जानी डैडी ने मुझे किस गरीबों के बीच बांध दिया है, जहाँ एसी तो दूर कूलर का भी नामो निशान नहीं। माधव मर्म लहजे से स्नेहा का हाथ पकड़कर कहता है, स्नेहा, ये क्या कम है कि तुम्हें बेतहाशा प्यार करने वाला पति यहाँ मौजूद है? ये सुनकर स्नेहा बड़ी झुंझलाहट के साथ माधव को दूर धकेल कर कहती है, हाउ डेयर यू, 2 कौड़ी के क्लर्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गरीब गंदे हाथों से मुझे छूने की? ये कैसी बातें कर रही हो स्नेहा? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति माय फुट, अगर तुम्हें ये गलतफहमी है कि इस मंगलसूत्र की गांठों में तुम मुझे इस गरीबी में जीवन भर बांध लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। बहुत जल्द हमारे रास्ते अलग होंगे। नाउ गुड नाइट। अपनी रईसी की आड़ में स्नेहा माधव के मन में बसे सपने को रौंद कर रख देती है। अगली भोर स्नेहा 9 बजे कमरे से बाहर निकल कर आती है। तभी उसकी नंद निम्मी चहकती हुई उसके पास आकर कहती है, गुड मॉर्निंग प्यारी भाभी, वो आज मेरे कॉलेज में सालाना एनुअल फंक्शन है, क्या आप मुझे अपनी कोई ड्रेस दे देंगी? मैं भला तुम्हें अपना ड्रेस क्यों दूं? खुद खरीदने की औकात नहीं है क्या? हाँ, कैसे होगी? अब जिंदगी ही गरीबी में गुजर बसर हो रही है। बस कीजिए भाभी माँ, बाबूजी, आप सभी के जुबान पर ताला पड़ गया है। ये हमारे सामने हमारी गरीबी की हंसी उड़ा रही है और आप सब बुत बने खड़े हैं। भाभी, भले हम गरीब हैं मगर हमारा परिवार प्यार के गांठों से बंधा हुआ है। बस करो देवर जी, ये लंबे चौड़े भाषण ना असल जिंदगी में कभी काम नहीं आते। गरीबी में ये गज भर की जुबान नहीं बल्कि पैसा काम आता है। एक पैसे की नौकरी तो खोज नहीं सके, मुझे रौब दिखाते हो। मैं चाहूँ तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगी। अपनी शहरी बहू के रईसी का रुझान देखकर गजोधर के सब्र का बांध जवाब दे जाता है और वह गुस्से से गरजता हुआ कहता है, बस
बहुत बहुत बोल चुकी तू। होगी तू रईस बाप की बेटी, मगर तुझे कोई हक नहीं हमारी गरीबी का मजाक बनाने की। शायद शहर में रहकर तुझे ये पता नहीं कि लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। अगर समझती तो अपने ससुराल वालों की हंसी नहीं उड़ाती। हाँ, तो अब समझ आया, जब नींव ही इतनी कमजोर है तो घर वालों का जीवन गरीबी में कैसे न कटेगा। कान खोलकर सुन लीजिए ससुर जी, मैं गांव देहात की अबला नारी नहीं जिस पर आप चीखें और चिल्लाएं। अगर दोबारा मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना, ऐसी धाराएं लगवाऊंगी कि जीवन भर जेल में चक्की पीसते रह जाओगे। और तुम जेठानी जी, अगले 5 मिनट में मेरा ब्रेकफास्ट मेरे कमरे में लेकर आओ। वो कहावत तो हम सभी ने सुनी होगी कि अमीर अपनी दौलत के लिए और गरीब अपनी इज्जत के लिए मरता है। ये गरीब ससुराल वालों की इज्जत की परवाह ही थी जो उन्होंने अपनी शहरी अमीर बहू के आगे घुटने टेक दिए। दिन बीतते गए, बावजूद इसके बहू के रईसी भरे रुझान में रत्ती भर का भी इजाफा नहीं हुआ, बल्कि वह हर चीज में नुस्ख निकाल कर अपने ससुराल वालों की गरीबी का मजाक बनाकर उन्हें नीचा दिखाती। माधव, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। मगर स्नेहा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए कहाँ से ला कर दूं? मेरी तनख्वाह ही महज 10,000 है। पता था मुझे तुम कुछ ऐसा ही जवाब दोगे, इसलिए मैंने डैडी से कहकर पैसे मंगवा लिए ताकि इस घर का रेनोवेशन हो सके, और मैंने अपने कमरे के लिए नए फर्नीचर भी मंगवाए हैं। डैडी आते ही होंगे। थोड़ी ही देर में स्नेहा का रईस पिता रूप रावल उनके घर में दस्तक देता है। उसे यूं छुच्छे हाथ देखकर स्नेहा बिगड़े स्वर में कहती है, ये क्या डैडी, आप खाली हाथ क्यों आए हैं? मैंने आपको कितना कुछ लाने को कहा था। जरूर इन गरीब देहाती ससुराल वालों ने ही आपके कान भरे होंगे। मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। ये गरीब देहाती गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं। जाने आज कौन सी चिकनी चुपड़ी चाल चली है इन गंवार गरीबों ने। ये सुनकर बौखलाया हुआ रूप रावल स्नेहा को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहता है, बस नेहा। डैडी, आपने इन गरीबों के लिए अपनी बेटी को चाटा मारा, जिसे बचपन में थोड़ा सा दर्द होने पर आपके रातों की नींद उड़ जाती थी। आज आपने उसे इन गैर गरीब गंवार परिवार के लिए चाटा मारा। हाँ, शायद ये थप्पड़ तुम्हारा गुरूर तोड़ सके। अरे मैंने तो ये सोचकर तुम्हारी शादी इस घर में की कि इस प्यार भरे परिवार में पढ़कर तुम बदल जाओगी, मगर मैं गलत था। मेरी भूल ने एक हंसते खेलते घर की खुशियां बिखेर दी, और ये चुप सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये गरीब अपनी इज्जत के लिए मरता है। स्नेहा, शायद तुम्हारा और मेरा परिचय अब तक सही से हुआ नहीं है। तुम्हें अपनी रईसी का इतना ही गुमान है ना, तो सुनो, मैं तुमसे कहीं ज्यादा रईस घर की बेटी हूँ। चाहती तो अपने मायके की मदद से अपने ससुराल की गरीबी मिनटों में मिटा सकती थी, मगर जब मैंने अपने ससुराल वालों के प्यार का तोलमोल किया तो पैसे का पलड़ा परिवार के प्यार के सामने फीका रह गया। अपनी जेठानी सीता का सच जानकर स्नेहा खामोश खड़ी रह जाती है। हर वक्त अपनी रईसी का रुझान जताने वाली बहू के शब्द आज उसका साथ छोड़ चुके थे। उसका सारा घमंड टूटकर बिखर चुका था। उस घड़ी उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, क्योंकि आज उसकी नम आंखों ने गरीब ससुराल में बसे प्यार की गहरी गांठ को पहचान लिया था। आज स्नेहा अपने ससुराल में घुल मिल चुकी है। उसके शब्दों में अब रईसी का रुझान नहीं, बल्कि मिठास के बोल ने बसेरा बना लिया है। 3 जादुई जलपरी बहनें। एक छोटे से गांव में कई सारे मछुआरे होते हैं। वह मछुआरे मछलियां पकड़कर उन्हें बेचा करते थे ताकि वह अपने रोजमर्रा का खर्चा निकाल सके। एक दिन एक भोलू नाम का मछुआरा समुद्र के बीचों बीच कई सारे मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ रहा होता है। हे भगवान, कितने दिन हो गए कोई मछली हाथ ही नहीं आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमारे घर नैया कैसे पार हो पाएगी। तभी उसके जाल में कुछ फंस जाता है। अरे बाप रे बाप, कुछ भारी भरकम लगता है। कोई बहुत बड़ी मछलियां हाथ आई हैं। भोलू उसे पूरी ताकत लगाकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह जाल को खींच नहीं पाता। ए भगवान, आखिर ऐसा क्या है जो मैं खींच भी नहीं पा रहा हूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आता। भोलू आखिरी दम तक अपनी कोशिश करता है। तभी वहाँ बाकी के मछुआरे भोलू को देखकर कहते हैं, अरे क्या बात है भोलू भाई साहब, माँ का दूध नहीं पिए हो क्या बचपन में? अरे थोड़ी सी ताकत लगाओ। लगता है ये काम आपसे नहीं होगा। चलो भाइयों, जरा भोलू भैया की मदद करवाई दो। सभी मछुआरे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और समुद्र से मछली को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जाल बाहर निकलता है, उस जाल में 3 जलपरी होती हैं। अरे अरे बाप रे बाप, ये क्या? मेरे जाल में तो
3 जलपरियां आ गई। उरी दादा, ये तो चमत्कार हो गया। लो भैया, कर लो बात। अब मछुआरे के जाल में मछलियां नहीं, जलपरियां फंसने लगी हैं। तभी उनमें से लिली जलपरी कहती है, देखो हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम गलती से तुम्हारे इस जाल में फंस गए। देखो हम तीनों बहनें, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हैं, हमें जाने दो। अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम उसके बदले तुम्हें खूब सारा पैसा, सोना और हीरे देंगे। उन तीनों जलपरियों की बातें सुनने के बाद मदन, मुकेश और भोलू उन तीनों से कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हमें कोई सोना पैसा हीरे नहीं चाहिए। हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, उसके लिए माफी मांगते हैं। आप यहाँ से जा सकती हो। मदन और मुकेश तीनों जलपरियों को जाल से निकाल देता है, जिसके बाद उनकी अच्छाई देखकर जलपरियां उनसे कहती हैं, तुम लोग तो बहुत साफ दिल के हो। हमारी मदद करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब आपने हमारी मदद की है तो हम तीनों बहनें आपकी मदद करना चाहती हैं। हम तीनों बहनों ने आप तीनों की बातें सुनी थी। आप लोग बहुत गरीब हो। हम तीनों जलपरियां जादुई जलपरियां हैं। मिनी के ऐसा कहने के बाद लिली के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और जूली के मुंह से कई सारे नोट निकलने लगते हैं। वहीं मिनी के मुंह से हीरे निकलने लगते हैं, जिससे उनकी नाव में सोना, पैसा और हीरे भर जाते हैं। हमारी मदद करने के लिए ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से आपके लिए। आप सभी ने हमारा दिल जीत लिया है। कभी हमारी मदद की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक यहाँ पर आकर हमें याद कर लीजिएगा। मेरा नाम मिनी है और ये मेरी बहन जूली और ये है लिली। हम तीनों इसी समुद्र में रहती हैं। जब हमारी जरूरत हो तो हमें याद कर लेना। ऐसा कहकर वह तीनों जलपरियां वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद वह तीनों मछुआरे आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई लोगों, मेरी बात मानो। इन बेचारी जलपरियों के बारे में गांव में किसी को मत बताना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। अगर किसी को इन जलपरियों के बारे में पता चला तो वो इन जलपरियों का फायदा उठाएंगे। मदन का ध्यान पैसा, सोने और हीरे पर होता है, जिसे देखकर वह कहता है, अरे जलपरी तो पहले ही जा चुकी है, ये सब छोड़ो और जो माल मिला है उसे आपस में बांट लो। जितना भी सोना, पैसा और हीरे उन्हें मिले होते हैं वह तीनों आपस में उन्हें बांट लेते हैं। वह तीनों ही बहुत ज्यादा गरीब थे और तीनों ही अपने घर आकर अपनी पत्नियों को जलपरियों के बारे में बताते हैं। मैंने अपने जीवन में पहले कभी भी जलपरी नहीं देखी थी, केवल किस्से कहानियों में सुनी थी। आज तो मैंने साक्षात जलपरियां देख ली, और वो भी 3-3। अजीब भला हो उन जलपरियों का, जिनकी वजह से आज हमारे घर का चूल्हा जला है। आज उन्होंने तुम्हारी मदद ना की होती तो हमारे घर का चूल्हा ही ना जलता। ऐसे ही जलपरी के दिए हुए सोने, पैसे और हीरो से उन तीनों के कुछ दिन तो आराम से कट जाते हैं। एक दिन उन तीनों के घर में राशन खत्म हो जाता है और वह तीनों मिलकर नाव में बैठते हैं और समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जादुई जलपरी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उन तीनों के याद करने से जलपरी वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है, तुम तीनों का यहाँ एक साथ होना, यानी कि तुम तीनों को हमारी जरूरत है। बताओ तुम्हें हमारी क्या जरूरत है? दरअसल हमारा मछली बेचने का काम चल ही नहीं पा रहा है। गांव के अमीर लोग शहर से मछली खरीदने लगे हैं और जो गरीब हैं उनसे मछली खरीदी नहीं जाती। आप हमारी मदद करो। हमारा परिवार भूखा है और हमारे कुछ साथी भी हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं। आप तीनों ही बहुत अच्छे हो, इसलिए हम तीनों आपकी मदद जरूर करेंगी। मिनी के ऐसा कहने के बाद मिनी के मुंह से हीरे निकलने लगते हैं, जूली के मुंह से पैसे निकलने लगते हैं और लिली के मुंह से सोना निकलने लगता है। देखते ही देखते उनकी नाव के अंदर कई सारा सोना, पैसा और हीरे दिखाई पड़ते हैं। एक बार फिर से हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह तीनों जलपरियां वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद भोलू, मुकेश और मदन तीनों सोना, पैसा, हीरे लेकर वापस अपने गांव लौट आते हैं। जिसके बाद वह तीनों मिलकर अपनी परेशानी के साथ साथ गांव के गरीब लोगों की भी मदद करते हैं, जिसके चलते गांव के गरीब लोग उन तीनों को बहुत सारी दुआएं देते हैं। ऐसे ही अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन एक दिन मदन अपने मन ही मन सोचने लगता है, मेरी आर्थिक स्थिति तो ठीक हो गई, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने भविष्य काल में कभी भी पैसों के चलते परेशानी न उठानी पड़े। क्यों ना मैं उन जलपरियों से झूठ बोलकर उनसे बहुत सारा पैसा, सोना, हीरा ये ले आऊं। ऐसा सोचकर इस बार मदन अकेले ही नाव में बैठकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है। जिसके बाद वह उन 3 जलपरियों को बुलाता है। जादुई जलपरियों, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मदन के याद करने पर जादुई जलपरियां वहां पर आ जाती हैं। अरे
आज तुम अकेले यहाँ पर आए हो, बाकी के तुम्हारे दोनों साथी कहाँ हैं? दरअसल वो दोनों आ न सके, मैं अकेला ही आ गया। परेशानी ये है कि हमारे गांव में भूखमरी हो गई है और गांव बहुत ही बुरी दशा में है। मैं तुम तीनों जादू जल परियों से मदद मांगने आया हूँ। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम तीनों आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बहनों, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखते ही देखते लिली के मुंह से खूब सारे सोने के सिक्के और जूली के मुंह से पैसे और लिली के मुंह से खूब सारे हीरे निकलने लगते हैं, जिससे पूरी नाव सोना, पैसा और हीरे से भर जाती है। इतना सारा सोना, पैसा, हीरे देखते ही मदन अपने मन ही मन सोचता है, क्या बात है, अब तो मुझे जिंदगी भर कभी भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा सोना, पैसा, हीरे लेकर मैं सीधा शहर रहने के लिए निकल जाऊंगा। अपना जादू दिखाने के बाद जलपरियां वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद मदन नाव चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज्यादा वजन होने की वजह से नाव में पानी भरने लगता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये सब क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो इस समंदर की गहराई में डूबकर मर जाऊंगा। अरे मेरा लालच आज मुझे डुबो देगा। देखते ही देखते पूरे नाव में पानी भर जाता है और कुछ ही समय में वो सारा पैसा, सोना, हीरे समुद्र के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद मदन भी समुद्र के पानी में डूब जाता है। उस दिन मदन के साथ क्या हुआ उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच कभी किसी का सगा नहीं होता, इसलिए लालच करने से पहले एक बार जरूर सोचें। कचौड़ी बेचने वाली सास बहू की सफलता। श्यामली गांव में रहने वाली कंचन और फूलवती सास बहू की जोड़ी घरेलू तौर पर कचौड़ियां बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह बहू, तेरे हाथों की तली सारी कचौड़ियाँ कैसे गुब्बारे के जैसे फूल रही है। माँ जी, कचौड़ियाँ जितनी अच्छी बनेंगी बिक्री उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगा कचौड़ियों का उत्पादन। ले बहू, मैंने आलू काट धोकर रख दिए हैं, भंडारा आलू तैयार कर दे। कंचन कचौड़ियां तलने के बाद सब्जी तैयार करती है। दोपहर होने को आ गई है, अब तक कोई भी कचौड़ी खाने नहीं आया। अरे बहू, अपने गांव के भीतर गिने चुने संख्या में तो लोग हैं, हो सकता है देरी में आए। कुछ देर बाद, अब फूलवती भौजाई, अरे कहाँ हो? अरे एक साथ कहाँ ओझल हो गई सास बहू की टोली? शंभू चाचा, आप? बहुरिया, जरा जल्दी से 4 कचौड़ियां और एक कटोरी चटपटी भंडारा आलू की सब्जी दे दे। क्यों शंभू, सवेरे से कहाँ लापता थे? अरे पूछो मत भौजाई, सवेरे से खेत की बनिहारी में लगा पड़ा था। अब वो तो गनीमत है कि इस गांव में तुम दोनों सास बहू ने घर में ही कचौड़ी बेचने का धंधा खोला हुआ है, वरना हम जैसे बिना लुगाई वाले लोग धूप से जलकर मरकर चूल्हा झोंकते हैं। वो सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार से खुशहाल थीं। बहू, कितना भला है ना कि हम घर की देखरेख के साथ इन कचौड़ियों से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं। सो तो है माँ जी, हम थोड़े में भी खुश हैं। कचौड़ियां बेचकर दोनों सास बहू इतना जोड़ लेती थीं, जिससे घर का गुजर बसर साधारण तौर पर चल सके। मगर एक सवेरे काला पोश पहने हुए एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए सुनिए, जरा रूपम चौधरी या उनकी पत्नी को बुला दीजिए। कहो बाबू साहब, मैं ही उनकी धर्मपत्नी हूँ। जी, क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? कहिए साहब, कैसे आना हुआ? दरअसल मैं कोर्ट की तरफ से आपको कुछ विशेष जानकारियां देने आया हूँ। आपके पति रूपम चौधरी और उनके सुपुत्र जगदीश चौधरी ने कुछ समय पहले ये घर गिरवी रखकर भारी मात्रा में कर्जा लिया था और उन्होंने समय से पैसा चुकता नहीं किया। इसलिए जिस व्यक्ति ने उन्हें पैसे दिए थे, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और यह मुद्दा अब उच्च न्यायालय तक पेश हो चुका है। इसलिए यह घर पूरी तौर पर न्यायालय के जब्तीकरण में होगा। ये सुनकर सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में आंसू डबडबा पड़ते हैं। देखिए वकील साहब, आपके नजरिए से ये घर ईंट पत्थर का है, मगर हमारी लाखों याद इस घर से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं एक वकील हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपको ये घर खाली करना होगा। मगर वकील साहब, उससे पहले हमें कोर्ट की तरफ से कुछ मोहलत तो मिलेगी।
आपके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा सरकार इस घर पर अपना दावा करेगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। उस वकील के जाने के बाद फूलवती कहती है, बहू, इतने कम मोहलत में हम घर को कैसे छुड़ा पाएंगे? इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से अदा करेंगे? माँ जी, विश्वास से भरी औरत चाहे तो अपने बुलंद हौसले से पर्वत भी हिला सकती है। अब हमें घर की दहलीज से बाहर कदम रखना होगा और अपने कचौड़ियों के कारोबार को सिर्फ इस गांव के सीमा में रहकर ही नहीं बल्कि प्रत्येक गांव हॉल्ट तक छाना होगा। दोनों सारी जमा पूंजी की जोड़ती करने लगती हैं। बहू, पाई पाई जोड़कर भी कचौड़ी के कारोबार के खातिर कम है। माँ जी, हाल फिलहाल के खातिर एक पुराना ठेला और एक स्टोव खरीद लेते हैं। बाकी हांडी, बर्तन इत्यादि तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दोनों सास बहू सूर्योदय से पहले जागकर सारा इंतजाम करती हैं। माँ अन्नपूर्णा, आज आपका नाम लेकर हम सास बहू अपनी कचौड़ियों के कारोबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ, हमें सफलता देना। दोनों गांव देहात घूमती हुई कचौड़ियां बेचने की खातिर ऊंचे स्वर में आवाज लगाती हैं। कचौड़ियाँ खा लो, गर्मा गर्म फूली फूली स्वादिष्ट कचौड़ी खा लो। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा। ग्राहक अक्सर वही जमावाड़ा लगाते हैं जहां उन्हें कुछ मुफ्त मिले। पेश है गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ तीखी चटपटी आलू भंडारा सब्जी एकदम मुफ्त। खुशबू से मात कर कुछ लोग उनके ठेले के पास आते हैं। अरे ओ ठेले वाले, जरा चखाना तो अपनी कचौड़ियाँ। कंचन झटपट हाथ चलाकर उस युवक को कचौड़ी और सब्जी परोस देती है। अरे वाह भाई, तुम्हारी इन कचौड़ियों का स्वाद तो लाजवाब है। हाँ, मुंह से छूट ही नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर जैसे ही शाम होने को आती है, दोनों सास बहू ठेले को बढ़ाने लगती हैं। माँ जी, हमें जल्दी से अपनी कचौड़ी के ठेले को लेकर बाजार में पहुंचना होगा, क्योंकि शाम की बेला में गांव देहात के लोग बाजार में खाने निकलते हैं। वो बाजार के एक खाली नुक्कड़ पर खड़ी हो जाती हैं। तभी सास बहू की कचौड़ी की खुशबू से लुभाते हुए लोग मानो उनके ठेले पर जमा हो जाते हैं। अरे ओ काकी, जल्दी से हमका ही कचौड़ी चखा दो। राबड़ी गपागप अनेकों कचौड़ी को खाने लगती है। वाह, क्या स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं, और ये भंडारा आलू तो इन कचौड़ी के शान में एकदम मेल खा रहा है। पहले ही दिन सास बहू की कचौड़ियों की लूटपाट मच जाती है। भरोसा ही नहीं हो रहा कि पहले दिन के भीतर ही सारी कचौड़ी बिक जाएंगी और हमें इतनी कमाई होगी। कल से हमें अपनी कचौड़ी का उत्पादन दुगना करना होगा बहू। अगली भोर दोबारा से वो कचौड़ी तैयार करके उन्हें बेचने निकल पड़ती हैं। अब किस्मत उनका भरसक साथ देती है, जिससे उनकी कचौड़ी का ठेला धावक की तरह दौड़ पड़ा था। 1 महीने बाद दिन रात कचौड़ियाँ बेचकर भी अभी तक सिर्फ इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं। बहू, ये तो फिरौती की आधी रकम भी नहीं है। हमको कुछ बड़ा करना होगा। माँ जी, एक तरकीब है जिससे कि हम आने वाले 2 महीनों में कोर्ट के पैसे चुका सकते हैं। हमें अपनी कचौड़ियों की श्रेणी में कुछ और जोड़ना होगा। जैसे कि बहू? माँ जी सोचिए, जब हम सादी कचौड़ी और सब्जी बेचकर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो अगर हम अपनी कचौड़ी के ठेले में राज कचौड़ी, दही कचौड़ी, दाल कचौड़ी, मोठ कचौड़ी भी शामिल कर लें तो? वैसे ये सारी कचौरियाँ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दोनों सास बहू भिन्न भिन्न प्रकार की कचौड़ी बनाकर बाजार में आती हैं। भाई और बंधुओं, पेश है सास बहू की गरम ठंडी कचौड़ी का तड़का, जिसमें शामिल है राज कचौड़ी, मोठ कचौड़ी, दही कचौड़ी मात्र 10 रुपए में। अरे वाह, आज तो तुम्हारे ठेले पर दर्जनों कचौड़ियों की वैरायटी है। सभी में से चखा दो। अरे मुझे जल्दी से 1 प्लेट राज कचौड़ी बना कर देना। मुझे ढेर सारी दही कचौड़ी। सास बहू लोगों की फरमाइश पर उन्हें कचौड़ी खिलाने में जुट जाती हैं। जहां उनकी कचौड़ी का ठेला खत्म होता है, वहीं उनके पैसे की पोटली भरती जाती है। अब पूरे बाजार में उनकी बनाई कचौड़ी को भारी मात्रा में पहचान मिलती है। लोग उनकी कचौड़ी की सराहना करते हैं। अरे सचमुच आपकी ये बनाई कचौड़ियाँ एक से बढ़कर एक हैं। मैं अपने घर के जश्न में आप दोनों सास बहू की कचौड़ी जरूर शामिल करूंगी, क्योंकि इन कचौड़ी के बिना जश्न फीका रह जाएगा। सास बहू की कचौड़ी को लोगों के द्वारा पूर्ण प्रोत्साहन के साथ शादी पार्टियों के ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई शुरुआती दिनों से 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है। 2 महीने बाद
पैसे का इंतजाम कर लिया। दोनों उसी पल पैसे लेकर अदालत पहुंचती हैं। ये रहे आपके पैसे। आज से आपका हमारे घर पर एक पैसे का भी अधिकार नहीं। इतनी बड़ी राशि इतने कम वक्त में कैसे की आपने? मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप उस दिन नहीं आए होते तो हम सास बहू को अपने हाथों की कलाबाजी की पहचान ही नहीं होती। अपने घर को बचाने के खातिर हमने कचौड़ियाँ बेची और हम सास बहू को उससे बड़ी सफलता मिली, जिसका श्रेय आपको जाता है। क्योंकि अगर आप हमें उस दिन चिंता देकर नहीं जाते तो आज हम भी उन्हीं चार दीवारी में रहकर कचौड़ी बेचते रहते। इन सास बहू की सफलता देख वकील हक्का बक्का रह जाता है और सास बहू की कचौड़ी के कारोबार से न सिर्फ उनके पुराने घर का सफर पक्के मकान बल्कि कचौड़ी का ठेला दुकान में बदल जाता है। कटहल का अचार बनाने वाली अनाथ बहनें। बसंतपुर गांव में अंबिका और कैरी नाम की दो बहनें अपनी मां कस्तूरी के संग रहती थी। उनका जीवन बेहद ही गरीबी में कट रहा था। कस्तूरी के हाथों में अचार बनाने का अच्छा इल्म था। वो आंगन में खड़े कटहल के गाछ से कटहल तोड़कर उनका अचार बनाकर हाट बाजार में बेचा करती थी। बदले में जो पैसे आते उससे केवल गरीबी में उनके घर का चूल्हा जल पाता था। मगर जब से कस्तूरी ने बीमारी का बिछौना पकड़ा, उनके घर की दशा बद से बदतर हो गई थी। अंकिता जीजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कैरी केवल 10 साल की थी और अंबिका 14 की थी। वो सयाने शब्द से अपनी बहन को समझाती बुझाती हुई बोलती है, कैरी, माँ की तबीयत बेहद बिगड़ी है। इस वक्त माँ का खाना जरूरी है। उन्हें दवाई देना है, मगर माँ के खाने के बाद जो खाना बचेगा वो तू खा लेना। अंबिका की बातें बीमार कस्तूरी के कानों में उमड़ने घुमड़ने लगती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मुरझाए चेहरे को भिगो रहे थे। तभी गांव में तेज तूफान के साथ आसमान में छाए काले बादल बड़ी गड़गड़ाहट के साथ गरजने बरसने लगते हैं और खिड़की दरवाजों से आ रही जाड़े की पुरवाई बयार कस्तूरी को झकझोर कर रख देती है। उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो बड़ी कपकपाहट के साथ कराहने लगती है, आह माँ, माँ आप ठीक तो है? आपको क्या हो रहा है? बेटी, तेरी माँ की मिट्टी में मिलने का समय आ चला है। वादा कर, मेरे बाद तेरे हाथ कभी भीख मांगने को नहीं उठेंगे। अंबिका के शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे। बावजूद इसके वो बच्ची हाथ बढ़ाकर कहती है, हाँ माँ, वादा करती हूँ। उस रात बसंतपुर गांव में बरसाती बादलों का काफिला तो छट जाता है, मगर अंबिका और कैरी के सर से बचा हुआ एकमात्र माँ का साया भी छिन जाता है। सारी रात अनाथ बहनों का दुख दरिया बनकर बहे जा रहा था। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ भोर की बेला गांव को अंजोर करती है। दोनों बहन अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। तभी कैरी देर रात भूख जताते हुए कहती है, दीदी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनकर अंबिका की निगाहें चूल्हे पर रखे चावल के बर्तन पर पड़ती है और वो झिझकते हुए कहती है, कैरी, रात का भात बचा है, खाओगी? हाँ जीजी, मगर उससे माँ के हाथों बने कटहल का अचार जरूर देना। अंबिका खाना देकर सोच में डूब जाती है। अभी तो बासी चावल से चल बन गया, मगर कल क्या होगा? भगवान मेरी मदद कर, ताकि पेट की आग बुझाने के लिए मुझे और मेरी बहन को किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। ये सोचते हुए अंबिका की नजर अचार पर पड़ती है। अचार? हाँ, मैंने और कैरी ने माँ के साथ कई बार कटहल का अचार बनाया है। अब मैं और कैरी कटहल का अचार बनाएंगी। इसी के साथ अंबिका पेड़ की टहनी से एक बड़ा सा कटहल तोड़कर उसे काट छाट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। अब जल्दी से उन्हें उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इसके बाद अंबिका उबलते हुए कटहल को बड़े से बर्तन में उड़ेल कर नपे तुले हाथों से मसाला मिलाने लगती है और पूरे एक दिन धूप में पकाकर बोलती है, अब ये कटहल का अचार बाजार में बेचने के लिए तैयार है। कैरी, जरा चक्कर तो बता, कैसा बनाया है तेरी बहन ने कटहल का अचार? कैरी झट से अचार का एक फांक खाकर बोलती है, दीदी, अचार तो बेहद मजेदार बना है, बस इसमें कलौंजी और कश्मीरी लाल मिर्च की थोड़ी कमी है। इसके बाद कैरी और अंबिका कटहल के अचार को जार में सजा धजा कर ठेले पर लाद कर बेचने लगते हैं। आओ आओ चटोरी चाची, चखो कटहल का अचार, सास के जैसा तीखा, ननद के जैसा नमकीन। अचार की मसालेदार खुशबू से मंदाकर निमकी नाम की एक औरत अनाथ बहनों के अचार खरीदने की खातिर वहाँ खींची चली आती है। अरे कैसे बेच रही हो कटहल का अचार बिटिया? 15 का एक पाव है और 50 रुपए का 1 किलो कटहल का अचार है काकी। फिर तो झट से 2 किलो कटहल का अचार बांध दो।
और ये रखो 100 रुपए। अंबिका झट से कटहल का अचार बांधकर निमकी की ओर बढ़ा देती है। बदले में निमकी उन्हें पैसे दे देती है, जिसे लेकर दोनों बहनें अपने अचार के ठेले के साथ आगे बढ़ जाती हैं। कटहल का अचार खाओ आओ काकी मौसी और खरीदो कश्मीरी लाल मिर्च मसाले से भरपूर कटहल के अचार। दिन भर की बिक्री के बाद दोनों बहनें सूरज डूबने के साथ ही घर की ओर डग फेर लेती हैं। जीजी, आपका चेहरा बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि कैरी, दिन भर में हमारे कटहल के अचार की बिक्री सिर्फ 500 ही हुई है और अचार बनाने में मिर्च मसालों और तेल की लागत का पड़ता 400 रुपए का था। मतलब सारे दिन में हमने 100 रुपए कमाया है। कोई बात नहीं जीजी, आज हमारे कटहल के अचार के व्यापार का पहला दिन था। बहुत जल्दी हम बहनों के अचार का जादू चप्पे चप्पे में छा जाएगा। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बहनें भरपूर मेहनत के साथ कटहल का अचार बनाती और उन्हें जार में भरकर बाजार में बेचने निकल पड़ती। अचार ले लो, कटहल का खट्टा मीठा मजेदार अचार खरीदे और खाने का स्वाद बढ़ाओ। अचार की आवाज सुनकर औरतों की भीड़ उनके पास जमावड़ा लगाए खड़ी हो जाती है। तभी रिपना कहती है, अरे ओ चंगू मंगू, कैसे बेच रही हो ये कटहल का अचार? 15 का पाव और 1 किलो का 50 का लगेगा। मुझे तो 5 किलो अचार चाहिए, मगर पहले एक भाग चखा तो, ताकि पता चले कि तेरे कटहल का अचार केवल रंगत में ही अच्छा है या स्वाद में भी। कैरी जार से एक अचार रिपना को निकाल कर दे देती है, जिसे चख कर रिपना दोनों बहनों की बड़ाई करते हुए कहती है, बहुत खूब, तुम्हारे कटहल का अचार तो मिश्री के जैसे मुंह में घुल गया, वरना तो कटहल के अचार में रेशे की कमी नहीं होती। झट से 5 किलो बांध दो। जी जरूर काकी, मगर इतने अचार का आप क्या करेंगी? अरे बिटिया, बिना अचार के भाग के तो खाना फीका लगता है। बिना अचार के खाने का निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। रिपना अचार खरीद कर उसके पैसे बढ़ा देती है, जिसके बाद बाजार के ग्राहक बारी बारी से अचार खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में कटहल के अचार से भरे जार सफा चट हो जाते हैं और दोनों बहनें घर आ जाती हैं। दीदी, आज तो आप खुश हो ना? हाँ मेरी बहन, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज पूरे 2500 के अचार की बिक्री हुई है, यानी कि दूसरे दिन ही पूरे 2000 का मुनाफा। मगर कल तो हमें और ज्यादा बढ़कर कटहल का अचार बनाना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दोनों अनाथ बहनों के कटहल के अचार का जादू घर घर में छा जाता है, जिससे गरीब अनाथ बहनों की जिंदगी की रेल पटरी पर आ पहुंचती है और वो जोड़ बटोर से बाजार में कटहल के अचार की एक दुकान खरीदकर अचार बनाने लगती हैं। कुछ ही सालों में दोनों अनाथ बहनें सयानी हो जाती हैं। तभी एक दिन एक रईस शख्स कोट पैंट पहने उनके कटहल की अचार की दुकान पर दस्तक देता है। जी नमस्ते, मेरा नाम चिराग है। हमारे कटहल के अचार की दुकान में आपका स्वागत है, कहिए। जी दरअसल मैं बड़ी बड़ी शादी पार्टीज में खाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। अगर आपके कटहल का अचार हमारे खाने की थाली में शामिल हो जाए तो हम दोनों का फायदा हो सकता है। ये तो हम बहनों के खातिर सुनहरा अवसर है, हम आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, आपको 2 दिन के अंदर 25 किलो कटहल का अचार बनाना होगा। ये रहे एडवांस। दोनों बहनें बाजार से खूब सारा मसाला मोल लेकर घर आती हैं, जहां वो कई सारे कटहल तोड़कर उन्हें बराबर भागों में काट छांट कर अचार बनाकर उन्हें धूप दिखाकर 2 दिन बाद चिराग को देती हैं। आपके कटहल के अचार ने तो कहर ढा दिया है। जितने भी बारातियों ने आप दोनों बहनों के हाथों से बना अचार खाया, उनके मुंह से अचार का स्वाद छूट ही नहीं रहा था। आखिरकार अनाथ बहनों ने अपनी हाथों की बेहतरता के कारण बने कटहल के अचार से न सिर्फ गांव देहात तक सीमित रही, बल्कि हाट बाजार से शादी ब्याह में भी बढ़ चढ़कर सुर्खियां बटोरती हैं। आज बसंतपुर गांव में उन बहनों का आलिशान घर-बार और बाजार में अचार की बड़ी दुकान उनकी सफलता की छवि को भरपूरी से उभार रही है। कुम्हार की काली बेटी की शादी। विजयनगर में रहने वाला किशोर एक गरीब कुम्हार था, जिसका जीवन चाक के इर्द गिर्द ही नाचता था। वो मिट्टी का साज सामान बनाकर उन्हें बाजार में बेचता था। बदले में जो पैसे आते उससे गरीबी में उसका जीवन गुजर बसर हो रहा था। वो अपनी पत्नी सीता और 18 साल की बेटी कोहिना के साथ रहता था। आंगन में बैठा किशोर बर्तन बनाने और निखारने में लगा हुआ था। तभी वहां से गुजरता हुआ धूपन उसे देखकर कहता है, अरे किशोर, अरे क्या बात है, आज तो बड़े भोर सवेरे चाक चलाने में जुट गया। अरे सवेरे सवेरे ही मिट्टी में मैला हो गया। अरे भाई, कुम्हार का शरीर तो बनता ही मिट्टी में सनने के लिए है, और फिर माटी का मोल तो कुम्हार ही जानते हैं। ये तो खरा सच है भाई।
और बिटिया की ब्याह की बात बनी कहीं? अरे नहीं धूपन, तू तो जानता ही है कि मेरी मेघा का रंग कितना पक्का है। उसके सांवले सूरत के चलते शादी में सैकड़ों अड़चन बाधा घिर आती है। और कभी कभी तो खुद को कोसता हूँ कि मेरा मटमैला रंग मेरी मेघा को मिला ही क्यों। आकाश मुझ कुम्हार के हाथों की बस की बात होती तो मैं कुम्हार अपनी बेटी के काले रंग को नएपन में निखार देता। ऐसा कहते हुए गरीब कुम्हार की आंखों में आंसू झलक आते हैं, जिसे देखकर धूपन कहता है, भगवान पर भरोसा रख किशोर। वैसे भी ब्याह के जोड़ी बंधन तो स्वर्ग में बनते हैं। अगर तेरी बेटी के ब्याह में देरी है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा प्रतिफल छिपा होगा। ऐसा कहकर धूपन वहां से चला जाता है। तभी कुम्हार की काली बेटी घर के भीतर से आंगन में आती है। लाइए बाबूजी, मिट्टी मैं तैयार कर देती हूँ। अरे नहीं बेटी, तू भीतर जा, आज सूरज की तपीस जीरो पर है। बाबूजी, मेघा का तो नाता ही अंधेरों से है। ये धूप भी मेरे पक्के रंग के आगे फीका है। बस किस्मत की बात है। हजारों साल पहले एक वो काला कमली वाला था, जिसके पीछे 5000 गोपियां सुध-बुध गवा कर घूमती थी। और एक मुझ काली बेटी की किस्मत है कि रिश्ते वाले मेरे कालेपन की हंसी उड़ाकर मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। इसी के साथ मेघा की भीगी पलकों से बहती बूंद मिट्टी में मिल जाती है। तभी सुधा बात संभालते हुए कहती है, अरे मेघा बेटी, तू यही है। जाकर जंगल से मिट्टी ले आ। तब तक मैं तेरे बाबूजी का हाथ बटाती हूँ। सुधा की बात सुनकर मेघा मिट्टी की ओछी टोकरी माथे पर धरकर जंगल आ जाती है और टोकरी को मिट्टी से भर देती है। तभी एक गांच पर बैठी कोयल की मीठी धुनी उसके कान में पड़ती है। कोयल, तुम्हारी तान तो बहुत मीठी और सुरीली है, मगर मेरी किस्मत पर तो कालेपन की न छूटने वाली कालिख लग गई है। मेघा अपने काले रंग को कोस ही रही थी कि एक बेहद ही सुंदर राजा, जिसका नाम नरेश था, मर्म लहजे में कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम बेहद सुंदर हो। ये सुनकर मेघा राजा नरेश की ओर निगाह दौड़ाती है। राजा के चेहरे का दूधिया रंगत, भूरी आंखें और माथे की तेज लालिमा उसकी आंखों में समा जाती है। तभी मेघा कहती है, आप कौन हैं? मैं इस विजयनगर का राजा नरेश हूँ। तो आप हो प्रतापी राजा प्रजापत के बेटे। आप कितने खूबसूरत हैं। तुम भी बेहद सुंदर हो। मगर मैं तो इतनी काली हूँ। सारा दोष हमारे देखने का है। इंसान का सच्चा आईना उसका मन होता है। जो दुनिया के दर्पण से खुद को देखते हैं वो खुद में कमी पाते हैं। जिस दिन तुम खुद को मन के आईने से देखोगे, तुम खुद को अधूरा नहीं बल्कि पूरा पाओगे। ये कहकर राजा नरेश वहां से चला जाता है, मगर जाते जाते मेघा को असल आईने के मायने बता जाता है। समय बीतता है, फिर एक दिन सिपाही नगर में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, कल राजा नरेश के 21वें जन्मदिन की खुशी में राजघराने में भोज का आयोजन है। पूरे गांव वाले दावत खाने जरूर आए। ये सुनकर मेघा का मन खुशी से झूम उठता है। कल राजा नरेश का जन्मदिन है। मैं तो इतनी गरीब हूँ कि उन्हें एक कीमती उपहार भी नहीं खरीद कर दे सकती, मगर मैं एक कुम्हार की बेटी हूँ। क्यों ना मैं राजा को एक सुंदर सा गुलदस्ता तोहफे में दूं? हाँ, ये सही रहेगा। मेघा मिट्टी से एक सुंदर सा गुलदस्ता बना उसे रंग बिरंगे रंगों से रंग देती है। रंग में निखर कर वो गुलदस्ता एकदम जीवंत जान पड़ रहा था। अगली सुबह, माँ देखो ना, मेरा ये सूट तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अब मैं क्या पहनूं? मेघा अभी ऐसा सोच ही रही थी कि एक सिपाही दरवाजा खटखटाता है। राजा नरेश ने आपके लिए भेंट भेजी है। जैसे ही मेघा तोहफा खोलती है तो उसमें गुलाबी रंग का एक सुंदर सा सूट होता है, जिसे पहनकर मेघा राजा के जन्मदिन के जश्न में पहुंचती है, जहां राजा की नजर मेघा पर ही घिरी हुई होती है। सभी जन बारी बारी से राजा को तोहफा देते हैं। राजा नरेश, ये छोटा सा तोहफा आपके खातिर। शुक्रिया मेघा। पिताजी, इन सभी ने मुझे कोई ना कोई भेंट दी है सिवाय आपके। क्या मैं इस जन्मदिन पर आपसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या आप देंगे मुझे? मांगो नरेश, क्यों नहीं। पिताजी, मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा जाता है और गुस्से से गुर्राकर राजा प्रजापति कहते हैं, नरेश, होश में तो हो तुम। विजयनगर के राजा हो और ये काली लड़की एक कुम्हार की बेटी, पैर की जूती सर का ताज कभी नहीं बन सकती। अरे राजा नरेश,
नगर की कुंवारी लड़कियां आपसे शादी करने के लिए सपने बिछाए बैठी हैं। फिर आप क्यों इस काली कमली का हट किए बैठे हैं? पिताजी, शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक राजा को अपनी शादी के लिए जीवन संगिनी चुनने का हक है। मेरी शादी मेघा से ही होगी। बस आपके इस नगरवासी ने उसके काले रंग के कारण इस पर अंधेरा किया हुआ है। क्या सांवले सूरत वालों को शादी करने का हक नहीं? रहने दीजिए महाराज, जब विजयनगर में माटी का मोल ही खोटा है तो इंसानों का मोल क्या जानेंगे। आकाश की मुझ कुम्हार के बस में होता तो मैं अपनी काली बेटी को भी निखार सकता। तब मेरी बेटी को इसके पक्के रंग के चलते कोई भी रिश्ते वाले रौंद कर नहीं जाते। नरेश के सवाल और कुम्हार के कड़वे शब्द सुनकर सभी के चेहरे पर ताला पड़ जाता है, जिसके बाद बड़ी आवाज में सभी कुम्हार की बेटी की शादी का नगाड़ा पीटने लगते हैं। पूरे विजयनगर को फूलों से सजा दो, शादी की तैयारी शुरू करो। राजा प्रजापत के बेटे की शादी है। इस महल में उसके कदम पड़ रहे हैं जिसे मिट्टी का मोल मालूम है, क्योंकि जो मिट्टी का मोल जानता है वो रिश्तों को कभी नहीं रौंदता। अपनी काली बेटी की शादी की घोषणा सुन कुम्हार की आंखें आंसू से तर हो जाती हैं और वो औंधे मुंह धरती पर बैठकर नरेश से कहता है, शुक्रिया राजा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ कुम्हार की बेटी कभी इस राजघराने की दासी भी बनेगी। मगर ये मुझ कुम्हार की बेटी की बड़ी किस्मत है जो उसे राजा की पत्नी का पद मिलने जा रहा है। इसी के साथ पूरे विजयनगर में कुम्हार की काली बेटी की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और शादी का दिन दस्तक देता है। चारों ओर शहनाई की धुनी गूंज उठती है, जिसके साथ दुल्हन के जोड़े में सजी धजी मेघा राजा नरेश के साथ अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाती है। जिसके बाद मेघा अपनी जिंदगी काफी खुशी के साथ बिताने लगती है। किसने सोचा था कि एक कुम्हार की काली बेटी राजा के तख्त की रानी बनकर ब्याही जाएगी।